बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने लिया शुरू के अंदर ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ कि 5000 की आबादी वाले एक कस्बे में 3200 लोग चाय पीते हैं। अब इनके अंदर जो स्टेटमेंट है उनको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ अगर ये होता कि 3200 लोग केवल चाय पीते हैं तब उसकी बात कुछ और हो जाती। अब कह रहा है कि कुल 3200 लोग हैं जो कि चाय पीते हैं। 2500 लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं, यानी 2500 लोग कॉफ़ी पीते हैं। उनमें से 1500 लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं। कितने लोग हैं जो न चाय पीते हैं न कॉफ़ी। तो इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से किस तरह हल करेंगे, तो एक वेन डायग्राम बनाते हैं। चूँकि कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, एक तो चाय है और एक कॉफ़ी, तो 2 सर्कल हमें बनाने होंगे। ये हमारा पहला सर्कल है। चूँकि इनके अंदर दोनों पीने वाले भी हैं तो सर्कल आपस के अंदर क्या है, इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। ये हमारे हो गए 2 वेन आरेख हो गई। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी इसके अंदर हम जो संख्याएं हमारे नंबर्स पुट करेंगे, हम किस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हम हमेशा शुरू बीच से करेंगे जहाँ पर दोनों चीज़ें आ जाएं। तो दोनों वाले कितने हैं, 1500 लोग ऐसे हैं जो चाय पीना और कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे 1500। अब इसको मान लेते हैं कि ये कॉफ़ी का डायग्राम है और ये चाय पीने वालों का संख्या को। अब 3200 लोग चाय पीते हैं, यानी ये पूरा सर्कल क्या है, पहले वाला सर्कल पूरा यहाँ तक पूरा 3200 लोगों को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 1500 लोग ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी पीना भी पसंद करते हैं। कुल ये 3200 हैं, कहने का मतलब यहाँ पर कितने बचेंगे, 1700 लोग। ये 1700 लोग क्या है, केवल चाय पीते हैं। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है हमेशा। अब टोटल कितने हो गए, 1700 और 1500 मिलाकर 3200 लोग हो गए जो कि चाय पीना पसंद करते हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसी तरह कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं, कुल 2500 हैं, लेकिन 1500 इनमें ऐसे हैं जो कि चाय पीना भी पसंद कर लेते हैं। यानी दोनों तरफ क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उधर हैं और उधर वाले में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इधर हैं। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2500 में जब 1500 माइनस करूँगा तो 1000 लोग ऐसे हैं जो कि अकेले कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है, कितने लोग हैं जो न चाय पीते हैं न कॉफ़ी। तो पहले तो हम टोटल संख्या निकाल लेते हैं चाय और कॉफ़ी पीने वालों की। 1700 प्लस 1500 प्लस 1000, यानी ये इतने लोग हैं जो कि कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर करते हैं, चाय पीना हो, चाहे कॉफ़ी पीना हो, चाहे दोनों ही पीना हो। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 17 और 15 32 और 10, यानी 4200 लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं। और कुल लोग कितने हैं, कुल आबादी है कस्बे की 5000। तो न ही कॉफ़ी और न ही चाय वाले कितने हो जाएंगे, 5000 में से जब हम 4200 माइनस करेंगे तो 800 लोग ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं पीते, नाइदर कॉफ़ी नॉर टी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो वेन डायग्राम की सहायता से हमने इसको ईजिली सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह के 1-2 बेसिक क्वेश्चन और सीखते हैं, कुछ एक और उनमें बेसिक बातें होगी वे भी सीखेंगे। सेकंड क्वेश्चन यह है, किसी ग्रुप में 25 छात्र हैं, उनमें 13 बैडमिंटन खेलते हैं और 17 क्रिकेट खेलते हैं। एक छात्र ऐसा है जो कुछ नहीं खेलता। तो इन क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं कि दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं, केवल बैडमिंटन वाले कितने हैं और ऐसे कितने जो कम से कम एक खेल जरूर खेलते हैं। तो इसे भी हम वेन डायग्राम की सहायता से ही करेंगे। तो चूंकि 2 खेल हैं कि बैडमिंटन और क्रिकेट, तो 2 हमें सर्कल बनाने पड़ेंगे। ये हो गया हमारा पहला सर्कल और ये हो गया दूसरा सर्कल। अब इसका जो बेसिक है जो वेन डायग्राम का, वेन आरेख का, वो कहता है कि हम सबसे पहले जो चीज़ दोनों में, तीनों में या चारों में होती है उसको यहाँ बीच में लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर दोनों वाले तो हमें दिए नहीं, वो क्या है, ज्ञात करना है कि दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर हम एक तो इसका यूज़ करेंगे टोटल संख्याओं का और क्वेश्चन में दी गई अन्य चीज़ों का, और उसके साथ इसको क्या मान लेंगे हम, जो बीच में है उसको x मान लेते हैं। अब हम इसको लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम क्रिकेट और इधर बैडमिंटन। अब क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 17 छात्र हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन x छात्र उनमें ऐसे हैं जो कि बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, यानी केवल क्रिकेट खेलने वाले हम यहाँ लिखेंगे। तो क्रिकेट वाले कुल हैं
17, लेकिन x छात्र ऐसे हैं जो कि बैडमिंटन भी खेलते हैं साथ साथ। कहने का मतलब इनकी संख्या होगी 17 माइनस x। इसी तरह बैडमिंटन वाले कितने हैं टोटल? 13 हैं, लेकिन x छात्र ऐसे हैं जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट करता है? दोनों खेलों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो जाएंगे 13 माइनस x। अब टोटल हमें कितने दिए हैं छात्र? 25 दे रखे हैं, और एक छात्र ऐसा है जो कि कुछ नहीं खेलता। इसका मतलब खेलने वाले छात्र कितने हैं? 25 में से के 24। अब इन सब का जोड़, यानी क्रिकेट खेलने वाले और बैडमिंटन खेलने वाले छात्र कितने हैं? 24 हैं। कहने का मतलब मैं इन सभी को जोड़ूंगा और 24 के इक्वल पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 17 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 13 माइनस एक्स। तो x से x एक तो कैंसिल हो गया, 17 और 13 हो गए 30 माइनस x इक्वल्स 24। माइनस x की वैल्यू यहाँ से 24 माइनस 30 क्या हो जाएगी? माइनस का 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ चुकी है। कहने का मतलब 6 छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों खेल खेलते हैं। तो एक तो आंसर हमें यहाँ से मिल गया, दोनों खेल खेलने वाले छात्र हैं। x की वैल्यू आ गई 6। फिर दूसरा क्वेश्चन, केवल बैडमिंटन खेलने वाले, बैडमिंटन वालों की केवल वालों की संख्या क्या है? 13 माइनस x की वैल्यू 6, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे? 7। ऐसे छात्र जो कम से कम एक खेल खेलते हैं। ये तो हम क्वेश्चन देख के बता सकते थे कि 25 हैं कुल, और एक ऐसा है जो कुछ नहीं खेलता। इसका मतलब बाकी सारे हैं वो कुछ ना कुछ जरूर खेलते हैं। उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 24 हो जाएगी। यदि क्रिकेट का पूछता तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 17 माइनस वो वैल्यू भी हमारे पास आ जाती। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जब भी हमें ये वैल्यू ना दी हो तब हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब उभयनिष्ठ या कॉमन वैल्यू नहीं दी है, उसको हम x मानकर सोल्व कर लेंगे। ये दूसरी बेसिक चीज़ हमने सीखी है। पहली बेसिक वेन डायग्राम की क्या थी कि जब भी आप इस तरह वेन आरेख बनाते हैं तो सबसे पहले कहाँ से आप शुरू करेंगे? इस बीच में जो उभयनिष्ठ संख्या है, कॉमन है, वहाँ से शुरू करेंगे। कॉमन यदि नहीं दी है, ये दूसरी चीज़ हो जाएगी, उसको फिर x मानकर कुल संख्या है उससे फिर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं और एक और नई चीज़ जो बेसिक है वो सीखते हैं। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी एक नई चीज़ सीखते हैं कि एक कक्षा में कुल 500 छात्र हैं, इनमें 300 छात्र हिंदी तथा 400 छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ एक चीज़ आपके दिमाग के अंदर आ सकती है यदि आप सोचते हैं तो, कि कुल 500 छात्र हैं, 300 हिंदी बोल रहे हैं और 400 अंग्रेजी, तो ये तो 700 हो गए कुल। लेकिन क्वेश्चन के अंदर 500 छात्र दे रखे हैं कक्षा के अंदर, तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या स्टेटमेंट के अंदर कुछ गड़बड़ है? लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम ऐसे समझें कि किसी कक्षा में 100 बच्चे हैं, तो टीचर ने उनसे पूछा है कि क्रिकेट किसको पसंद है, तो उनके अंदर 60 बच्चों ने हाथ ऊंचे किए कि हमें क्रिकेट खेलना और देखना अच्छा लगता है। फिर पूछा कि फुटबॉल वाले कितने हैं, तो वहाँ पर 70 बच्चों ने हाथ ऊपर किए कि हम फुटबॉल देखते हैं, अच्छा लगता है। तो अब कुल कितने हो गए? ये तो हो गए 130, लेकिन कक्षा में छात्र थे 100 ही। इसका मतलब कुछ छात्र ऐसे थे जिन्होंने दोनों बार ही हाथ ऊपर कर लिया। क्रिकेट के अंदर भी उनको अच्छा लगता है और फुटबॉल भी अच्छी लगती है। अब जोड़ कितना हो गया है? 130। कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। इसका मतलब 30 छात्र ऐसे हैं जो कि क्रिकेट भी उनको अच्छा लगता है और फुटबॉल भी। वही चीज़ यहाँ पर है, कुछ छात्र ऐसे हैं जो कि हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेज़ी। यहाँ पर दोनों कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, वही हमें ज्ञात करना है पहले पार्ट के अंदर कि ऐसे कितने छात्र हैं जो हिंदी अंग्रेज़ी दोनों बोलते हैं। तो हमें वेन डायग्राम की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमने बना लिया है हिंदी का और इधर अंग्रेजी का। अब ये दोनों की संख्या ज्ञात करनी है। हम इसको x मानकर भी कर सकते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया, और हम सीधा भी कर सकते हैं कि 300 प्लस 400 यानी 700। तो कुल संख्या से कितना ज़्यादा है? 200 ज़्यादा है। यानी 200 छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों तरफ उन्होंने हाथ ऊपर किए, यानी दोनों भाषाएं भी बोलते हैं। तो हम वेन डायग्राम ऐसे लिखते हैं, जो बीच है वहाँ से शुरू करते हैं। तो 200 हमने यहाँ लिखा। अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के कुल हैं 300,
200 ऐसे थे जो कि अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, इसका मतलब वो कितने बचेंगे 100। इसी तरह अंग्रेजी वाले 400 हैं, लेकिन 200 ऐसे हैं कि जो साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं, तो यहाँ पे कितने बचेंगे 200। अब हमारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाते हैं। वेन डायग्राम अगर आपने सही बना लिया है तो 90% आपका क्वेश्चन वहीं पर सही हो जाता है। तो क्वेश्चन इनके आंसर हम दे सकते हैं। ऐसे छात्र कितने हैं जो दोनों बोलते हैं, 200। ऐसे कितने हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, 100 है। इंग्लिश का पूछता तो वो भी हम बता देते। तो ये हमने कुछ एक बेसिक चीज़ें वेन डायग्राम के बारे में सीखी हैं। अब एक दो, ये तो हमने बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन लिए, एक दो और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और इसी तरीके के होते हैं। उसके अंदर हम तीसरा डायग्राम भी बनाकर आपको क्वेश्चन समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 30 छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, 50 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 80 छात्र रीजनिंग में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में, 15 विद्यार्थी अंग्रेजी और रीजनिंग दोनों में, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग दोनों में उत्तीर्ण हुए। यानी ये लाइनें क्या है, दोनों के लिए हैं और ये एकल है, एक एक सब्जेक्ट की है। 3 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग तीनों में ही उत्तीर्ण हुए। तो बताएं केवल गणित, केवल अंग्रेजी और केवल रीजनिंग में कितने छात्र पास हुए हैं, ये बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो 3 अब विषय हो गए हैं, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग। तो 3 डायग्राम हमें, यानी 3 सर्कल हम बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा पहला सर्कल, ये हो गया दूसरा सर्कल और तीसरा जो कि तीनों को काटेगा। तो ये जो हिस्सा है ये तीनों के अंदर कॉमन आ चुका है। तो वेन डायग्राम के अंदर हम बेसिक जानते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ तीनों में है उसको हम लिखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, 3 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी, गणित और रीजनिंग तीनों में उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे जो दोनों के अंदर आ रहे हैं, पहले हम इसको नाम भी दे देते हैं। यानी ये हो गया हमारा गणित यानी मैथ के लिए, ये अंग्रेजी और ये हो गया हमारा रीजनिंग। तीनों आरेख हमने बना लिए हैं। अब हम पहले इनको देखते हैं, मैथ और इंग्लिश। तो गणित और अंग्रेजी दोनों में कितने हैं, 5 विद्यार्थी हैं। 5 विद्यार्थी जो दोनों में पास हुए हैं, तो ये है उनका उभयनिष्ठ क्षेत्र हमें ढूंढना होता है हमेशा। तो मैथ और इंग्लिश के लिए ये चीज़ हम दोनों के अंदर देख पा रहे हैं। इनमें से 3 हमने पहले ही लिख लिया, क्योंकि जो तीनों में पास हुआ है वो दोनों के अंदर भी तो पास हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कहने का मतलब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 और 3 मिलाकर क्या हो गए, 5। और ये क्षेत्र सारा किससे रिलेटेड है, मैथ और इंग्लिश का साझा क्षेत्र है, दोनों के लिए हमने लिखा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं रीजनिंग प्लस इंग्लिश। अंग्रेजी 15 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और रीजनिंग में पास हुए हैं। तो अब हमें ये भी ढूंढना होगा कि इंग्लिश और रीजनिंग का कॉमन क्षेत्र कौन सा है। तो उनका कॉमन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 3, टोटल 15 थे, 3 हमने यहाँ लिख ली, तो 12। इसी तरह मैथ रीजनिंग का देखते हैं कितने हैं, मैथ और रीजनिंग के लिए हैं 10 विद्यार्थी, 3 हमने यहाँ पुट कर लिए, कितने बचेंगे 7। इतना काम हमें सबसे पहले सर्वप्रथम करना होगा कि जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं वो यूज़ करनी है। पहले तीनों से, 3 थे सब्जेक्ट, उसके बाद दोनों के अंदर, अब एकल की तरफ चलेंगे। यानी इस तरह हम बढ़ते हैं, 3 2 1। अब हम बात करते हैं मैथ की। मैथ के अंदर कितने छात्र, 30 छात्र पास हुए हैं। और मैथ का पूरा सर्कल क्या है, ये है यहाँ तक। तो इसके अंदर 30 हमें भरना है, लेकिन हम देख रहे हैं 2 3 5 और 7 12 हमने पहले ही काउंट कर लिया है। इसका मतलब केवल गणित वाले कितने बचेंगे, 18 बचेंगे, जो कि केवल गणित के अंदर पास हुए हैं। और कुल यदि हम इनको जोड़ें तो कितने हो गए, 30 छात्र हो गए। इसी तरह इंग्लिश में है 50, तो इंग्लिश का सर्कल कौन सा है, ये है। तो इसके अंदर 12 और 3 15, तो 18, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 32 छात्र ऐसे हैं जो कि केवल इंग्लिश के अंदर पास हुए हैं। 80 हैं रीजनिंग वाले, तो 12 7 19 और 3 22। इसका मतलब जो 58 छात्र हैं वे क्या हैं, केवल रीजनिंग के अंदर पास हुए हैं। तो तीनों आंसर हमें मिल चुके हैं, केवल वाले 58 32 और 18। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ और भी पूछ सकता था, कुल कितने छात्र हैं। तब हम क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे हम। तो कुल छात्र यानी ये हो गए
18 और 7 25, 5 30 और ये हो गए 80, 110 और 132, यानी कुल 70 30 और 132 हो जाएंगे टोटल। इनका टोटल क्या हो जाएगा 132। तो कक्षा में के अंदर कुल कितने छात्र हैं, तो ये हम आसानी से बता सकते हैं 132 है। जो भी आपको दे रखे हैं एलिमेंट्स सभी को आपने प्लस कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। इसके अंदर एक एडवांस क्वेश्चन और देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और कई बार एग्जाम के अंदर आते हैं क्योंकि अच्छे क्वेश्चन हैं इनके अंदर। 105 छात्रों के समूह में 70 गणित, 60 इतिहास, 45 भूगोल में फेल हुए हैं, 30 हुए हैं, 30 इतिहास और गणित दोनों में, 35 इतिहास भूगोल दोनों में, 25 गणित और भूगोल दोनों में पास हुए हैं। यानी ये एकल सब्जेक्ट में पास और ये हो गए दोनों में। 15 ऐसे हैं जो कि तीनों में पास हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं हमें। जैसे कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण कितने हैं, 2 में कितने हैं, भूगोल में पास है लेकिन गणित में फेल कितने हैं, गणित में फेल है लेकिन इतिहास में पास कितने हैं, यानी अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हमारा तरीका वही रहेगा, पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट हैं तो 3 हम सर्कल बनाते हैं, 1 2 3। तीनों सब्जेक्टों के नाम पुट करेंगे, मैथ और यहाँ हो जाएगा हिस्ट्री और ये हो जाएगा ज्योग्राफी। अब बेसिक हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले जो तीनों के अंदर है, तीनों में कितने पास हैं, 15 है। 15 हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम लेते हैं दोनों को। तो इतिहास और गणित में दोनों में है 30, यानी ये सारा क्षेत्र इतिहास और गणित दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला। तो इसके अंदर 15 तो मैं पहले ही पुट कर चुका हूँ, इसका मतलब 15 और क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। अब मिलकर क्या हो गए, दोनों के अंदर 30 पास हो गए, वही क्वेश्चन के अंदर कह रहा है। इतिहास और भूगोल में 35 है। इतिहास और भूगोल का कॉमन एरिया क्या है, ये है। तो 15 इसमें पहले पुट कर दिया, यहाँ पुट करेंगे 20। इसी तरह 25 गणित और भूगोल में दोनों में है, 15 यहाँ आ गया। ये एरिया इतिहास और भूगोल इनका कॉमन है, तो यहाँ कितना पुट करना पड़ेगा, 25 में से 15 गए 10। दोनों हमने एंट्रीज लिख ली हैं, यानी तीनों वाले लिख लिए और जो दोनों में है वो भी हमने लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे जो एकल सब्जेक्ट बचेंगे एक के अंदर। तो यहाँ हम देख रहे हैं गणित के अंदर टोटल वैल्यू 70 है, तो लेकिन गणित का सर्कल सारा ये है यहाँ तक। तो इसके अंदर 15 15 30 10 40 वैल्यू तो पहले ही पुट की जा चुकी है। इसका मतलब इधर कितनी बचेगी, 30, यानी 30 छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित के अंदर पास हुए हैं। इसी तरह हम हिस्ट्री का पुट करेंगे। हिस्ट्री के 60 हैं टोटल, लेकिन हिस्ट्री का सर्कल ये है पूरा। तो इसमें 15 30 20 50 यानी 10 छात्र क्या होंगे जो केवल हिस्ट्री के अंदर पास हुए हैं। एक बचा है भूगोल। भूगोल के कुल कितने हैं, 45 हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन 20 10 30 और 15 45 मैं पहले लिख चुका हूँ। इसका मतलब यहाँ 0 छात्र ऐसे हैं, कोई छात्र ऐसा नहीं है जो कि अकेले भूगोल के अंदर पास हुआ। तो इसको हमने पुट करने के बाद हमारे पहला आधा काम तो हो चुका है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण कितने हैं, तो टोटल छात्र कितने हैं, 105 हैं। उत्तीर्ण हमने ये सारे लिख लिए हैं। तो 105 में से ये संख्या कितनी हो गई, 30 30 60 70 20 90 और 10 100, यानी 5 छात्र ऐसे हैं जो कि उत्तीर्ण नहीं हुए। तो कितने बचेंगे जो कि एक विषय के अंदर कम से कम पास जरूर हैं, वो 100 छात्र हैं। यानी हमने सारे काउंट कर लिए तो कितनी वैल्यू आई, 100 आई। लेकिन ये 5 भी हमें हो सकता है कि कहीं काम दे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसकी भी कई बार आवश्यकता पड़ती है कि कुल 105 हैं, 5 छात्र ऐसे हैं जो कि पास किसी भी विषय के अंदर नहीं हुए हैं। तो 100 छात्र ऐसे होंगे जो कम से कम एक विषय के अंदर पास जरूर है। अब कह रहे हैं 2 विषयों के अंदर पास कितने हैं। 2 विषयों के लिए हमारे पास ये चीज़ें हैं, यानी ये मैथ और हिस्ट्री के लिए आ रही है, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए है, और ये चीज़ मैथ और ज्योग्राफी के लिए। लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये 15 स्टूडेंट ये तीनों में आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, केवल 2 विषयों के अंदर पास है। कहने का मतलब ये 15 ये 10 और ये 20 ये क्या होंगे, दोनों विषयों के अंदर पास है। तो 20 और 10 30 और 15, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 45। सॉरी नहीं चलेगा, इसका उत्तर हो जाएगा 45। अब कह रहा है भूगोल में पास
लेकिन गणित में फेल छात्र कितने हैं। तो भूगोल और गणित का सर्कल ये है, ये कह रहा है भूगोल में पास, तो भूगोल में ये छात्र जो इस सर्कल के अंदर आ रहे हैं ये सारे भूगोल के अंदर पास हैं। ये कह रहा है गणित में फेल होने चाहिए, लेकिन ये दोनों जो समूह है ये तो गणित में पास है, क्योंकि गणित में पास वाले को आ रहे, यानी ये जो बच गए 20 ये क्या हो जाएंगे, भूगोल में पास हैं लेकिन गणित में फेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। इसी तरह लास्ट है गणित में फेल लेकिन इतिहास में पास। अब हिस्ट्री के अंदर पास, ये हिस्ट्री का पूरा सर्कल आपने देखना है, तो कितने पास हो रहे हैं, 20, 10, 30 ये हो रहे हैं, लेकिन गणित में फेल करना है तो ये दोनों तो गणित में पास हैं, 15 और 15 ये संख्या तो गणित में पास है। इसका मतलब कौन सी संख्या बचेगी, 10 और 20, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरह वेन डायग्राम के हमने आज बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन किए हैं, वेन डायग्राम को समझाने का प्रयास किया है, किस तरह इनके अंदर हमने एंट्रीज भरनी है, क्वेश्चन के आंसर किस तरह के देने हैं। धन्यवाद।